पूरी दुनिया इस वक्त एक युद्ध की जो गर्मी है उसे महसूस कर रही है, लेकिन इनके लिए आतंकवाद और परमाणु सिर्फ एक खेल है। जब कुछ समझ ना आए तो या तो आतंकवाद की बात और परमाणु की बात छेड़ दो। देखो, अभी आपने कुछ बातें पहले कही, हमारे से पहले आजमी ने कुछ बातें कही। बड़ी कई बार मैं देखता हूं, जैसे हम लोगों को अपने देश का फिक्र रहता है, इनको भी अपने देश का फिक्र रहता है, पर ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में बहुत कम। अगर ऐसे लोग वहां सारे हो जाएं तो मैं समझूंगा ये जंग, ये लड़ाई, इससे ये कोई हो ही नहीं सकता। पर एक चीज मैं बता दूं, आज ISI, देखो पाकिस्तान करे ISI और ये सरकार, ये शरीफ, जो उन्होंने खुद कहा पार्लियामेंट के अंदर कि हमारे पास तो तेल ही नहीं है और चले परमाणु चलाने। तेल इनके पास है नहीं, चले परमाणु चलाने। शरीफ जी के, नवाज शरीफ जी के जो इनके भाई थे, क्या नरेंद्र मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने हिंदुस्तान के, सबसे पहले भारत के लोगों को नाराज करके, उनकी जो एक विश्वास है उनको तोड़ करके नवाज शरीफ को राष्ट्रपति भवन में बुलाया, फिर शपथ ली। उसका कारण क्या था? हम प्रधानमंत्री बने, आपका देश भी तरक्की करे, हमारा देश भी तरक्की करे, हम आपका अवाम भी ठीक रहे, हम आगे बढ़े। उसके बाद फिर नवाज शरीफ को मिलने हिंदुस्तान के लोगों को नाराज करके शांति के लिए दुबई से चले गए, मौत का कफन बांध के जिंदा शहीद की तरह बात करके जिंदा शहीद की तरह वापस आए। क्या प्राइम मिनिस्टर वापस आ सकते थे? मैं एक सवाल का मैं करना चाहता हूँ। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या हरकत की? पठानकोट, दीनानगर की घटना की, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ISI उनके साथ हमारा कंप्रोमाइज नहीं हुआ। फिर क्या किया? पहलगाम के अंदर हमला, पुलवामा के ऊपर हमला, फिर उसका जवाब हमने दिया। हमने कब पहल की? मैं पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान के उन अधिकारियों को पूछना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या आपने को पहल की? पहल तो हिंदुस्तान ने की। आप करो, हम तैयार खड़े। अरे पैसे है नहीं आपके पास, चाइना के इशारों पे सब पे भूख नंगे पड़े हुए हैं, उन पे चलते और चले परमाणु चलाने। क्या हम हाथ में चूड़ियां पहन के बैठे हैं? और सुन ले ये ISI, सुन ले ये सरकार। अब मेरी बहन बैठी है, मैं इनको क्या कहूँ? मैं इनको नहीं बेटा साहब, आप इन्हें मत कहिए, आप इरशाद जी को बताइए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सरकार जी मैं कहता हूँ, मैं ये पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। हम तैयार खड़े, आजा। पहलगाम में देखा, पुलवामा में देखा, हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। ये आज का भारत है, 26 का भारत, और उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वो वक्त गुजर गया, जवानों को काट देते थे, दिल्ली से पूछना पड़ता था गोली चलाएं। आज प्रधानमंत्री अपने PM हाउस में देखते हैं और गोली का जवाब गोली देती है हमारी हिंदुस्तान की फोर्सेस। आज हिंदुस्तान की फोर्सेस को पूछना नहीं पड़ता, हमारी डिफेंस। बेटा साहब, मुझे लगता है कि जो ये लोग कह रहे हैं, नहीं, आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा इरशाद जी, आपको बुलाया इसीलिए। मैं आपसे पूछूंगी, ये बताइए कि हर बार आप लोगों के लिए कोई खिलौना है क्या पाकिस्तान में परमाणु? इस पूरी दुनिया में एक युद्ध चल रहा है, युद्ध के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं पूरी दुनिया देख रही है, हर कोई प्रार्थना कर रहा है युद्ध खत्म हो, और आप इकलौते हैं जो बार बार परमाणु चिल्लाते रहते हैं। कोई जिम्मेदारी एक परमाणु मुल्क होने की समझता है पाकिस्तान? बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अर्ज करूंगा, देखिए, जब कोई बच्चा शरारती हो और प्यार से ना माने तो उसको डंडा दिखाना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने सही कहा कि इनको डंडा दिखाना लाजिम है, क्योंकि हर तरह से, देखिए अभी बिट्टा साहब ने कहा कि इन्होंने पहल की हर दफा। आप देखिए, आपने बात की शरारत, हमने हिंदुस्तान ने पहलगाम में शरारत की, हिंदुस्तान ने पुलवामा में शरारत की, हिंदुस्तान ने 26/11 में शरारत की, हिंदुस्तान ने पार्लियामेंट में शरारत की। नहीं ना देखो, गलत बात नहीं, सवाल का जवाब नहीं। मैं बोल रहा था, आप बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ, आपने हमारे भारत को शरारती कर दिया। नहीं, हमारे भारत को डंडे वाला शरारती कह दिया। आप कुछ भी बोल देंगे, हम बर्दाश्त करेंगे उसको।
आप मुझे सुने, आपकी बर्दाश्त होगी नहीं, क्योंकि सच सुनने के आप ताकत नहीं है आप लोगों के अंदर। आप दूसरी बोलिए बात ना। आपने की कि अच्छा ठीक है, एक सेकंड भाई, सच सुनने की ताकत नहीं इरशाद जी, मैं आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। मैं आपसे सिर्फ ये बात कह रही हूँ कि सच सुनने की अगर आप में ताकत है तो पहले अपनी आवाम की सच सुनिए ना। आपने शायद सुना नहीं जो आवाम का सच मैंने सुनाया। सवाल का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आपने अपने आवाम का सच सुना जो मैंने सुनाया। काज़मी ने भी बात की, मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलिए। काहे का शोर कर रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। जब मैं कोई शोर नहीं है ये। आप मुझसे जवाब लीजिए, मुझसे सवाल कीजिए। देखिए बात यह है कि आपको मेरी आवाम की फिक्र करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान एक हसीन मुल्क है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के एक किस्म का नंबरदार बन के अल्लाह ताला ने बनाया। हम लीडरशिप हमारी ऐसी है कि पूरी दुनिया मुतवज्जो है पाकिस्तान की तरफ। मेरे वजीर आजम मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब के तरफ देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इसको इतनी ताकत, इतनी मोहब्बत करने वाला मुल्क बनाया कि सब तस्फिये के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। देखिए बेटा साहब, दूसरी बात यह है, आपने कहा कि जंग में पहल आपने की और फिर मई में हमने आपको ऐसा सिंदूर लगाया, लेकिन आप अरे आपके चने चबा दिए, आपके चने चबा दिए। वो हाफिज था, कौन था जिसका सारा परिवार का परिवार सुआ करके वही रख दिया, उसको जिंदा रखा। ये आज का भारत है। आप कहाँ गलत फहमी में, आप किस गलत फहमी में? ये 26 का भारत है, 26 का भारत है। ये किस गलत फहमी में आप घूम रहे हैं? अब देखिए, मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ। मैं एम्बेसडर वोरा को भी लाऊंगी, कॉमोडोर बहल को भी लाऊंगी डिबेट के अंदर, मेजर नदीम को भी लाऊंगी। आपने जो बात बोली, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियरली बताऊं कि किसी भी तरह से ना सिंदूर का मजाक या फिर उस पर कोई टिप्पणी मैं यहाँ पर बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। आप उंगली दिखाकर बोलते रहिए, आप जोर जोर से चिल्लाने का ये नाटक करते रहिए। ये यहाँ चलने नहीं वाला है, क्योंकि उसकी जो मार है वो अलग है। मैं तो आपकी बात, मैं आपको, और मैं बड़े आराम से बोल रही हूँ ये बात इरशाद अहमद साहब, क्योंकि हमारे लिए जो चीजें महत्वपूर्ण हैं उनको हमें चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं है। चिल्लाना आपका काम है। आप परमाणु रोज चिल्लाते हैं, आप चिल्लाइए परमाणु। पूरी दुनिया देख रही है, एम्बेसडर वोरा, पूरी दुनिया देख रही है कि इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब का मजाक बना दिया है। इस समय जब पूरा दुनिया एक युद्ध को झेल रही है, ये परमाणु मजाक है इनके लिए। हर समय ये परमाणु बम बोलने लगते हैं, कोई भी बात हो ये परमाणु निकाल लेते हैं। अपनी जनता की, आवाम की समस्याएं सुलझाइए, परमाणु रखिए अपने घर में। एम्बेसडर वोरा। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ होता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अभी तो बहल साहब भी हैं, बेटा साहब हैं, और ये जिहादिस्तान उर्फ पाकिस्तान से भी एक दो लोग हैं। ये तो उंगली दिखाने वाला जो है, और ये कहता है जब बच्चा शरारती होता है, शायद इसके अब्बू ने बहुत ठोका होगा इसके पिछवाड़े में, तभी बाल भी सारे इसके झड़ गए। मुझे मालूम नहीं है इसके साथ बचपन, ये वो उंगली हिलाता है और तो कुछ करता नहीं है। अब आपको एक चीज मैं बता देता हूँ बेटा, अगर कभी नागासाकी हिरोशिमा जाने का इनको मौका मिले, वहां जाके देखिए उन लोगों की क्या हालत है आज तक। दूसरी बात, इनका एक फॉर्मर हाई कमिश्नर होते थे दिल्ली में, कोई शिट नाम था, बाशिट ऐसा ही कुछ शिट नाम था। तो उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हम पे हमला करेगा तो हम दिल्ली और मुंबई पे हमला कर देंगे, एटॉमिक हमला। इसका भेजा फ्राई हो गया है। व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? ये कहने वाली बातें होती हैं। और वो टीवी पे जो मोहतरमा उसकी इंटरव्यू कर रही थी, कहती है अब्बू आज ही कर दीजिए। व्हाट एरेंट नॉनसेंस। हमने कभी कहा है कि हम परमाणु हथियार का प्रयोग करेंगे आपके अगेंस्ट? किसी के अगेंस्ट नहीं। हम कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। कभी नहीं। लोग बहुत ही एक्सपीरियंस मैच्योर देश है, ये चीजें नहीं करते। और एक चीज आपको बता देता हूँ, इनका एक भुट्टे वाला प्राइम मिनिस्टर होता था, उसका नाम मैं बुढ़ा हो गया, नाम भूल जाता हूँ। तो भुट्टे वाला ने कहा था हम घास खाएंगे लेकिन बॉम्ब बनाएंगे। वो थोड़ा सीक्वेंस उल्टा हो गया, बन गया, और अभी घास खा रहे हैं। तो ये चीजें अगर ये समझ जाए, ये जो बिना इसके हैं, तो अगर इनको कुछ अकल आ जाए, शायद उसमें थोड़ा सा फायदा इनको होगा। फाइनली बेटा मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये जो मेरा देश ये है, मेरा देश वो है, और यार आंखें खोल, जाके देख तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ पे है, जाके देख कितने देशों में आपको बिना वीजा के इजाजत मिलती है, जाके देख भारत को कितने देशों में बिना वीजा की इजाजत। और अभी जो हॉर्मुज के ऊपर जो बात हुई है, अभी इंग्लैंड ने जो किया था, भारत का स्टेटमेंट देख, और आप लोग जो उसकी तरफ कहते हैं उसको देख, कितनी सराहना हुई है जो हमने कहा है वहां पर। सो दीज आर थिंग्स। मुझे मालूम है आप जलते हैं। और फाइनली बेटा एयर कमांडर बहल साहब,
और आरजू जो हमारी बेटी यहाँ बैठी हैं, मेरी अभी मुलाकात हुई है किसी विदेशी जगह पर, एक आपके एक्सपर्ट आए थे तो कहने लगे हम क्यों लड़ रहे हैं, हम तो एक ही लोग हैं। तो मैंने कहा फिर अलग क्यों हुए थे आप? अगर एक ही लोग हैं। फिर खामोश हो गया, कहते चलिए चाय पीते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे जवाब तो दे दो, अगर हम एक ही लोग हैं। आपका मुल्ला तो कहता, क्या नाम उसका, वो पिंजड़े वाली मुनिया, हम दो नेशन हैं, हम दो ये हैं। सर मेरे को मुझे मैंने पूछा कि आप कह रहे हम एक ही हैं, तो फिर अलग आप मैं एक बार जरा कॉमोडोर को तो यही मैं कहना चाहता था। बेटा थैंक यू वेरी मच, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इस विषय को उठाया है। बार बार परमाणु नहीं सर, मैं इस बात को वाकई महसूस करती हूँ कि अगर किसी को हमला करने का अधिकार है इनके बार बार पीठ में खंजर घोंपने के बाद, वो तो भारत है। ये बार बार आतंकवाद का सहारा लेकर आतंकवाद फैलाते रहे हैं दुनिया भर में। कोई नहीं भूला है कि ओसामा भी इनके घर में ही मिला था, लेकिन इस सब के बावजूद भारत कभी परमाणु का जिक्र नहीं करता। एम्बेसडर वोरा, मुझे लगता है बिल्कुल सही कहा आपने, हमने कभी परमाणु को मुद्दा नहीं बनाया। हम कभी नहीं कहते कि हम न्यूक्लियर स्टेट है, परमाणु गिरा देंगे, परमाणु हमला हो जाएगा, परमाणु युद्ध होगा। ये इनकी भाषा है, क्योंकि इनके पास और कुछ नहीं है। मेजर नदीम, इस दुनिया, आप सुन रहे थे अभी मैंने कुछ पाकिस्तानियों की बयान सुनाए थे जो तेल को लेकर इतने परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि इतना तेल का दाम बढ़ गया है कि हम ना बाइक निकाल पा रहे हैं, ना गाड़ी निकाल, कुछ चला ही नहीं पा रहे हैं। पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना। मुझे लगता है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए पाकिस्तान में, नहीं है क्या? आपकी नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल बचा है कि प्रायोरिटी वो होनी चाहिए कि लोगों को जो है रिलीफ मिले, लोगों के ऊपर अननेसेसरली जो है इस तरह से बर्डन जो किसी वॉर का है वो ना डाला जाए। और अगर गवर्नमेंट जहाँ तक उनको सब्सिडाइज कर सकती है उसको सब्सिडाइज करना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली देखिए, आपको पता है हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी काफ़ी फ्रेजाइल है और वी आर ट्राइंग, हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इसको इम्प्रूव करने की और इंशाल्लाह जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे जैसे पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि उभर रहा है और इस वक्त भारत जिस तरह से इररिलेवेंट होता जा रहा है तमाम सीन से और डिप्लोमेटिकली उसका फेलियर है। जिस जमाने में शायद ये हमारे भाई वहाँ पे होते होंगे तो उस वक्त ये इनकी डिप्लोमेसी अच्छी होती होगी, लेकिन अभी जो डिप्लोमेट्स हैं इनके वो सारे फेलियर हैं। पाकिस्तान एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पर आ चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा इशू उसमें पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है। चाइना को भी उसमें इंक्लूड किया हमने और वहाँ से भी 5 नुकाती एजेंडा आ गया है। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ। दूसरी बात ये कि अगर आप चाहते क्या है, आप क्या चाहते हैं कि इसको हम शोकेस में रख दें, ये जो हमने परमाणु बम बनाया है? नहीं तो क्या आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं मेजर नदीम? नहीं, आप क्या चाहते हैं? शोकेस में रख दें? नहीं, आप ये सवाल भी पूछ रहे हैं मेजर नदीम कि हाँ आप क्या चाहते हैं, हम इस परमाणु का क्या करें? क्या करते हैं देश? परमाणु बम बनाने के बाद क्या परमाणु गिराने के बारे में सोच रहे हैं आप? देखिए, हम हथियार लगा के फिरने वाले लोग हैं, आपको पता है 1200 परमाणु क्या घर में रख दें? ये सवाल पूछ रहे हैं आप, ठीक है? ये जो तो आप क्या चाहते हैं? परमाणु हमला करना चाहते हैं आप? तो हम भी परमाणु लगा के फिरेंगे। यही भाषा, इसी भाषा की मैं बात कर रही हूँ। यही गैर जिम्मेदाराना रवैया है जिसकी वजह से अमेरिका तक बोल रहा है कि पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर स्टेट से सबको खतरा है। आपको समझ बात ये कि आप लोग यहाँ पे फौजी बैठे हैं, आप सेना में रहे ना या नहीं रहे? देखिए, और आप लोगों को यही बताया जाता है कि जब हमें लगेगा हम परमाणु फेंक देंगे, परमाणु चला देंगे। इनसे पूछे, यही ट्रेनिंग है आप लोगों बैठे हुए हैं, इनसे पूछे कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या होता है। एक सेकंड, एक कॉमोडोर बहल के पास में जाऊंगी। नो सर, आपने जो बयान दिया ये आपकी सोच दिखाता है। एयर कॉमोडोर बहल, मुझे एक बात बताइए, यू आर अ डेकोरेटेड ऑफिसर सर। आप मुझे ये बताइए, आप लोग सेना में, भारतीय सेना में, क्या हम लोगों को ये बताते हैं कि हम पाकिस्तान पे परमाणु चला देंगे? जबकि ये तो डिजर्व करते हैं कि हम इन पर हमला करें। इन्होंने जिस तरह से भारत के ऊपर हमले किए हैं, आतंकवाद फैलाया है, लेकिन भारत कभी ये नहीं कहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कन्वेंशनली स्ट्रॉन्ग देश होते हैं, जो मजबूत देश होते हैं, वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन एज अ फर्स्ट यूज की बात ही नहीं करते। हमारी स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन के अंदर बहुत क्लियर है, ये सेकंड स्ट्राइक में ही होगा। अगर हमारे देश पे कभी हमला होता है न्यूक्लियर वेपन से, तभी हम हमला करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हमें इस कॉन्टेक्स्ट को देखना। मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा। जो राजनाथ सिंह ने बोला था, राजनाथ सिंह ने जो बोला था सैनिक सम्मेलन में, भारत की डिटरेंस डॉक्ट्रिन को बताया था।
डिटरेंस डॉक्ट्रिन को, ना कि हम पाकिस्तान पे कल हमला कर देंगे। उनकी डिटरेंस डॉक्ट्रिन इस तरीके से शुरू होती है कि अगर जो न्यूक्लियर वेपन का सहारा लेते हुए अगर आप कोई आतंकी हमला हमारे देश में करते हैं तो उसका जवाब बहुत मजबूती से दिया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। ये हमारी डिटरेंस डॉक्ट्रिन है, ना कि ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन न्यूक्लियर वेपन्स की है। दूसरी चीज और बहुत अहम चीज, जो लोग इस बात को कहते हैं कि ये अकल्पनीय है, इनकंसीवेबल है, ये वो लोग हैं जो अंदर से भयभीत है। ये कोई आत्मविश्वासी वाली स्टेटमेंट नहीं होती कि जैसे आसिम मुनीर जी आप बताएं ना हमारा न्यूक्लियर। अरे मेरे को मेजर नदीम, आपका यही तो प्रॉब्लम है, जहां नाक जरूरी नहीं है वहां भी लगा देते हैं आप। तो कहीं ना, अब जैसे ईरान के उसमें लगे हुए हैं ना। एक चीज मैं आपको, मेरे को बोलने का मौका दीजिए, आपको ही मिला था। हाँ, दूसरी चीज ये आती है कि जब भी कोई इस बात का नाम लेता है कि अकल्पनीय है, जैसे कि आसिम मुनीर ने जाके टैंपा के अंदर कहा था कि अगर हम डूबने लगेंगे तो आधी दुनिया को साथ लेके जाएंगे। क्या मतलब है? ये डरे हुए लोग हैं, डरे हुए लोग। हम डूबने जाएंगे तो आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। और दूसरी बात आ जाती है कि इसी चीज का सहारा लेते हुए ये आतंकवाद को पनपने देते हैं अपने देश के अंदर, ताकि इनकी आर्मी जो है रूल कर सके। आर्मी बहुत रिच है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 44% लोग जो पाकिस्तान के हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, भूखे मर रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके पास 2 टाइम की रोटी नहीं है खाने के लिए। चाहे वो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इनके रहमो करम पे रह रहे हैं। मैं इनको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, जो शहबाज शरीफ ने अभी कही थी, वो तीसरी बार कही थी, एक बार नहीं तीसरी बार। उन्होंने ये कहा था कि हमें बहुत शर्म आती है जब मैं जाता हूँ आसिम मुनीर के साथ दूसरे देशों में भीख मांगने और उनसे कहता हूँ कि हमारे को रहमो करम करो। ऑन रिकॉर्ड है सर बयान, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 3 बार का। और उसके बाद क्या हुआ, उसका सेकंड स्टेटमेंट जो था आसिम मुनीर का, माफ कीजिएगा, शहबाज शरीफ का, वो ये था कि अगर हम जब मांगते हैं तो जो इनकी पॉलिसीज है, रक्षा की नीतिज है, जो आर्थिक नीतिज है, वो दूसरों के हाथ में गिरवी हो जाती हैं। नाम भी लिया उन्होंने, UAE का लिया, सऊदी अरेबिया का लिया, चीन का लिया, कतर का लिया। और जो लोन उनको वापस देने हैं तो वो अपनी आर्मी को गिरवी रखवाने को भी तैयार हो जाते हैं। ये तो आजकल बड़े तुर्रम खां बन के घूम रहे हैं, कह रहे हैं हम तो मध्यस्थता करा रहे हैं, हम तो जंग सुलझा रहे हैं। जंग सुलझाने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की बातें करते हैं भाई। बिल्कुल, देख लीजिए, आप देखिए जो ईरान कह रहा था, बहुत क्लियरली ईरान कह रहा है कि हमें सीज फायर नहीं चाहिए, हमें युद्ध को रोकने वाला चाहिए, युद्ध रुकना चाहिए। दूसरी चीज कोई गारंटी दे, और तीसरी चीज एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे आगे कभी भी इजराइल और अमेरिका उन पे हमला ना करे। अरे पाकिस्तान किसकी गारंटी देगा? वो कहेगा कि मैं न्यूक्लियर वेपन छोड़ दूंगा अमेरिका के ऊपर, मैं गारंटी देता हूं। ये बयान बकायदा अमेरिका का भी और इजराइल दोनों देशों का आया है। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान जैसा देश, न्यूक्लियर स्टेट, सबसे बड़ा खतरा है, और वो इसीलिए कहा है क्योंकि ये हर बार न्यूक्लियर बॉम्ब की बातें करने लग जाते हैं। वहीं इजराइल ने भी ये कहा है कि जिस देश की खुद की गारंटी नहीं है वो दूसरे को गारंटी क्या देगा भाई। अब मैं एक बार मैं जरा ये दाम बताना चाह रही हूँ, क्योंकि बेटा साहब आप भी सुनिएगा, आरजू जी सुनिए। अब मुझे बताइएगा भी अगर मैं गलत बोल रही हूँ कि कैसे वहां पर पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, जरा ये मैं चलाना चाहती हूँ। पहले जो पेट्रोल के दाम थे 321 रुपए, वो बढ़कर अब 458 हो गए, 137 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हाई स्पीड डीजल की भी बता दीजिए, 335 अब 519 हो गया है। ये पेट्रोल के दाम वहां पर बढ़ गए हैं, इसी वजह से अब सोचिए 519 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल वहां अगर मिल रहा है, तो फिर लोग वहां पर क्यों नहीं कहेंगे कि हाहाकार मचा हुआ है। और वो ये भी पूछेंगे आरजू जी कि आप तो मध्यस्थता करा रहे हैं, तो आपके यहाँ पे क्यों प्राइस बार बार बढ़ रहे हैं? आप तो मध्यस्थता करा रहे हैं, आपके यहाँ तो आसानी से तेल आना चाहिए, आपके यहाँ तो दाम नहीं बढ़ने चाहिए, फिर ये क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो ये कि हमारे यहाँ जो प्राइस बढ़ रही है उसकी वजह सिर्फ ईरान वॉर नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि वहाँ पर जो IMF वालों का जो प्रेशर है वो भी है। IMF का जो डेलीगेशन आया था उसने भी कहा था कि फ्यूल प्राइस बढ़ाई जाएगी, तो यहाँ पर ये चीज़ भी चल रही है। साथ ही साथ रिस्पेक्ट के साथ मैं एयर कमोडोर साहब से कहना चाहूँगी कि फील्ड मार्शल साहब ने जब बात की थी कि अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ
तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे। तो सर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन की बात नहीं की थी। आपको शायद मालूम ही होगा, हमने आधी दुनिया से कर्जा ले रखा है, अगर हमें कुछ हुआ तो ऑटोमेटिकली डूब जाएंगे। शायद हो सकता है वो ये कह रहे हो, लेकिन आप लोग क्योंकि हर बार न्यूक्लियर वेपन पे चले जाते हैं तो शायद आपको ऐसा लगा हो। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त गवर्नमेंट को जो है वो देखना ये है कि अपने लोगों को रिलीफ कैसे दें, और ये ईरान का बहाना करके जो प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं, तो इनको क्या लग रहा है कि ये 1971 है, पब्लिक को पता नहीं लगेगा, कुछ भी कह देंगे, कुछ भी बता देंगे। अब ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है। लोगों को छोटे से छोटे टाउन में भी अगर आप जाएं तो लोगों को पता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आप देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी बढ़ेंगे, हर चीज़ की प्राइस हाई हो जाएगी, और उसका रीजन ये ईरान वॉर देंगे। लेकिन पाकिस्तान में दुनिया में कहीं भी वॉर हो रही हो, हमारे ऊपर सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है। जो कुछ होता है ये कह देते हैं जी उस कोने में लड़ाई हो रही है और इधर लड़ाई हो रही है। अपने आप को देखते नहीं, अपनी पॉलिसीज को देखते नहीं, और इस वक्त भी यही कुछ चल रहा है। और जितने भी हमले हुए हैं उनके बाद, ये मैं स्क्रीन पर चला भी रही हूँ, जरा इसे चला दीजिए, कैसे बार बार परमाणु का जिक्र किया है। ये हैरानी की बात नहीं है। मैं जिस बात पर बार बार आती हूँ, ये देखिए पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग है, आरजू जी आपसे मैं बात कर रही हूँ, कैसे 1990 में बेनजीर भुट्टो ने परमाणु हमले के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। ये 90 से दिखा रही हूं मैं। 99 में करगिल युद्ध के दौरान कई बार कहा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर लेंगे। 2019 में फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद परमाणु हमले की बात कर दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर आसिम मुनीर ने परमाणु इस्तेमाल की बात कही। तो ये इनके लिए ऐसा लग रहा है कि एक कोड वर्ड बन गया है, जब कुछ ना समझ आए तो परमाणु कर दो। और ये बिट्टा साहब के पास एक बार जाऊंगी मैं, एक बार ये जरूर पूछूंगी आपसे, मेजर नदीम और बिट्टा साहब को लीजिए जरा। मेजर नदीम, ये जो मैं बात कह रही हूं, ये परमाणु वाली धमकी सर आज के समय में जब लोग वाकई युद्ध में अपनी जान गंवा रहे हैं और दुनिया भर में उसका असर पड़ रहा है, उस समय जब आप ये कहते हैं हम तो युद्ध रुकवाने के लिए जाते हैं, तो एक सुर में दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। युद्ध भी रुकवा रहे हैं और फिर बार बार परमाणु भी कर रहे हैं। ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है। देखिए युद्ध जो है ना, ये जो आप बात करिए, ये रुकती ही उस वक्त है जब अगले को पता होता है कि अगर उसने पंच मारा तो दूसरा 2 पंच मारेगा। ठीक है, तो उसको याद रखिए। ये डेटरेंस कहते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, और आर्मी लैंग्वेज में टैक्टिक्स के अंदर भी इसको डेटरेंस पढ़ा है। ये डेटरेंस है, इस डेटरेंस को ही हमने उभारना है और ये बता देना है। देखिए हमारा $9 बिलियन का बजट है डिफेंस का, आपका $88 बिलियन का बजट है। आप देखिए जमीन आसमान का फर्क है। तो उसके बावजूद हमने रिस्पॉन्ड किया है और हमने ये बता दिया है कि आप अगर फोर्सेस लेकर आए, देखिए मैं इन्फेंट्री का हूं, मैं यही कह रहा हूं कि एयर कमांडर साहब को पहले का नहीं पता कि फोर्सेस जब आर्मर्ड के साथ ब्रिज हेड बनाती है किसी की सरहद के ऊपर और असॉल्ट लॉन्च करने लगते हैं, आर्मर के साथ इन्फेंट्री फॉलो इन जोन करती है, तो हम कभी भी उसको असेंबल नहीं होने देंगे, क्योंकि किसी भी असॉल्ट फॉर्मेशन के लिए उनको लाखों में जमा होना होता है। तो हमारे पास परमाणु ही है कि उनको वेपराइज कर देंगे, आपकी जितनी फौज आएगी वहां पे हम आने ही नहीं देंगे। उसकी वजह है कि हमारी विड्थ बहुत छोटी है। आप ये क्या बोले जा रहे हैं? मेजर नदीम, ये जो आपने शब्दों का इस्तेमाल किया अभी, यही आप अभद्र नहीं है सर, ये अभद्र नहीं है, ये इनकी सोच ही यही है। ये सोचते, ये सोते जागते, यही सपने देखते रहते हैं। तभी मैं कह रही हूं कि यू आर द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि आप दुनिया में डेटरेंस शब्द का आपने इस्तेमाल किया। सुनिए नदीम साहब, डेटरेंस के लिए ना सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो न्यूक्लियर डेटरेंस के संदर्भ में ही कही जाती है। आपने न्यूक्लियर बम बनाया जिससे आप आगे युद्ध रोक सके, डेटरेंस, और आप उसका मतलब नहीं समझ रहे हैं।